बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले तो इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पिम्स अस्पताल में ले जाया गया। रात के जैसे कार्रवाई डालते हैं वैसे ही कार्रवाई डाली गई। उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया, उनकी आंख को तीसरी मरतबा इंजेक्शन लगाया गया क्योंकि 4 हफ्ते मुकम्मल हो गए थे और 4 हफ्ते के बाद उनको अस्पताल में लेकर आना था। ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। इमरान खान साहब की कैद तन्हाई बहुत नॉर्मलाइज हो चुकी है। फैमिली से उनकी मुलाकातें ना करवाना बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है। उनकी एक आंख का ज़ाया होना, उसकी खबरों को बाहर निकालना, चीज़ों को नॉर्मलाइज किया गया है। उनके डॉक्टरों तक रसाई ना देना, फैमिली को मेडिकल सहूलियात के हवाले से मुतमईन ना करना, ये चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज कर दी गई हैं। कोई पॉलिटिकल बयान इमरान खान साहब का नहीं आता, उनकी ओपिनियन बाहर नहीं आती, हालांकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली वो सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब काफ़ी हाई स्पिरिट में थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी। अब मेडिकल के हवाले से देखें, वहाँ पे बहुत सख्ती है। अब ये इतलात निकालने में चंद दिन लगेंगे तो सूरत हाल सामने आ जाएगी कि इमरान खान साहब की हालत क्या है। इमरान खान साहब ने अपने बेटे से जब बात की तो वहाँ पे उनके बेटे ने एक ट्वीट किया और इमरान खान साहब के अपने अकाउंट से भी ट्वीट किया गया जो उनका स्टेटमेंट है। ले देकर जो इमरान खान साहब ने बयान दिया, मैं उर्दू ट्रांसलेशन आपको उसकी बता देता हूँ। इमरान खान साहब ने एक्चुअली जजों के बारे में कहा कि जो जजेस हैं उनको शर्म आनी चाहिए, अपने आप पर उन जजेस को शर्म आनी चाहिए। हमने बार बार हम उनके पास गए, अदलिया के पास, लेकिन उन्होंने अपनी रूहों को बेच दिया प्रिविलेजेस के लिए, यानी जो उन्हें मिली हुई है मुराद, उनके लिए इन जजों ने अपना सौदा कर लिया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी इंटेग्रिटी को भी बेच दिया। वो ये जानते हैं कि वो मुझे नहीं तोड़ सकते। ये इमरान खान साहब ने अपने मुखालिफिन के बारे में कहा जो उन्हें तोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरी बीवी के खिलाफ भी इकदाम शुरू कर दिए। वो ऐसी गैर इंसानी हरकत बुशरा बीबी के साथ कैसे कर सकते हैं? ये मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। वो 24 घंटे अकेले में गुजारती हैं, यानी उन्हें कैद तन्हाई में रखा जाता है। बुशरा बीबी के बारे में बता रहे हैं। और 30 मिनट के लिए हफ्ते में एक मरतबा उन्हें मुझसे मिलवाया जाता है और कभी ऐसा नहीं भी किया जाता। ये गैर इस्लामी है कि ख़वातीन को, बच्चों को और जो बुजुर्ग हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए या उनके साथ ऐसा किया जाए। और इनके जो मकासद है ना वो बड़े क्लियर हैं और जजेस इसके लिए जिम्मेदार हैं कि सोसाइटी के अंदर इंसाफ फराहम किया जाए। उन्हें शर्म आनी चाहिए अपने किरदार पे। ये इमरान खान साहब ने खास तौर पे जजों के बारे में पैगाम दिया। फिर इमरान खान साहब की जानिब से अपनी कौम को ईद मुबारक का पैगाम भी था, ये खान साहब ने कहा है। लेकिन देखिए, हुकूमत ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, या अगर सादा बोले तो आसिम मुनीर और उनके चंद लोगों ने, इन्होंने बड़ा नॉर्मलाइज किया इमरान खान साहब के साथ जुल्म को, जबर को, फस्तायत को। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो, इन चीज़ों को उन्होंने नॉर्मलाइज किया। यानी बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द आते हैं, दंदनाते हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बेबसी का इजहार करती हैं। ना इंटेलिजेंस इदारों को पता चलता है, ना किसी और को कानो कान खबर होती है। इतनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाई गई, इतनी दहशतगर्दी करवाई गई कि आलमी इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया जहां पे सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हुई है। अब इतना बड़ा टाइटल लेने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रोकने पे पूरा जोर है। जो सिक्योरिटी इदारे बेबस हो जाते हैं दहशतगर्दों के सामने। अब सुहेल अफरीदी साहब ने पशीन में जलसा करने के लिए जाना है तो कोयटा पहुंचना उन्होंने, तो वहां पे कोयटा में और पशीन में धड़ाधड़ सिक्योरिटी फोर्सेस पागल हो गई हैं। छापे पे छापा, कार्रवाई पे कार्रवाई, सड़कें बंद, ब्लॉकेज लगाओ, इसको पकड़ो, उसके घर छापा। दहशतगर्दों के खिलाफ तो इनकी घिग्गी बंद हो जाती है। हालांकि मोहसिन नकवी कहता है कि एक SHO की मार है। तो पॉलिटिकल पार्टी के पीछे ये हाथ धोके पड़ जाते हैं और दहशतगर्दों के सामने इनका ऐसा लगता है कि बस ही नहीं चलता, इनका कोई जोर ही नहीं चलता। जोर तो इनका आवाम के ऊपर चलता है। अभी देखें, शहबाज शरीफ ने आकर कहा कि मैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा। एक दिन के बाद हाई ऑक्टेन की जो कीमत है वो बढ़ा दी, मट्टी के तेल की कीमत बढ़ा दी। अब मट्टी का तेल तो आम आदमी इस्तेमाल करता ना, वो लोग जो लकड़ी के ऊपर मट्टी का तेल डालते हैं फिर उसे आग लगाते हैं, उनको इस्तेमाल करना होता है मट्टी का तेल। अब मट्टी के तेल से गाड़ियां तो नहीं चलती ना, वो गरीब आदमी का फ्यूल है। तो वो मट्टी का तेल महंगा कर दिया, 70 रुपए लीटर, मजीद महंगा कर दिया। पहले भी महंगा किया था इन्होंने। हाई ऑक्टेन को महंगा कर दिया ये सोच करके हाई ऑक्टेन जो है वो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़ा आला किस्म का फ्यूल जो है। तो इसके ऊपर लेवी थी 100 रुपए, उसको बढ़ा के 300 रुपए कर दिया गया। 200 रुपए का इजाफा कर दिया हाई ऑक्टेन पेट्रोल के ऊपर। और अभी भी याद रखिएगा ये 550 रुपए के करीब हो गया हाई ऑक्टेन का 1 लीटर। अब ये, हालांकि ये डालते अमीर लोग ही हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? वो जो शशका करते थे अपनी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन डालते थे, वो हाई ऑक्टेन डालना बंद कर देंगे। 70-75% लोग डालना बंद कर देंगे। तो जब वो बिकेगा ही नहीं तो उसमें से ये कमाएंगे क्या? तो वो कहते हैं गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या? तो ये वही मामला है इनका।
जब वो बिकना ही नहीं है तो उसमें से इन्होंने कमाना क्या है? जितना महंगा इन्होंने कर दिया, लोग दूसरा वाला डालेंगे या मिक्स करके डालेंगे, जैसा कि नॉर्मली लोग करते हैं पाकिस्तान में, पहले भी बचत करते हैं। है वैसे फ्यूल वो अमीर आदमी का है, लेकिन इतना जब आप बढ़ा देंगे ना तो वो भी दूसरे फ्यूल पे आ जाएगा। और अभी आप देखिएगा ये दूसरे फ्यूल की कीमत भी बढ़ाएंगे। ये इतने अच्छे नहीं है कि ये कौम का एहसास करे। जब इन्हें पता चलेगा कि इससे भी पैसा नहीं बन रहा तो ये एक और तरीके से पैसा बनाएंगे। हालात पाकिस्तान के ये हैं कि इस ईद पे जो खरीदारी हुई है, मैं कराची की बात कर रहा हूं जहां सबसे ज्यादा खरीदारी होती है ईद के मौके पर, वहां पे चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद जो है, उनके चेयरमैन अतीक मीर, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, जनाब पिछले साल की निस्बत मजीद 40% कम हो गई खरीदारी। पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद ही खत्म कर दी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपने इन मुलाजमों के साथ मिलकर। आसिम मुनीर साहब ने अपने मुसल्लत किए हुए टोले के साथ मिलकर पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद ही खत्म कर दी। हालांकि जब ये आर्मी चीफ बने थे तो उसके बाद इन्होंने दावा किया था 1 साल में मईशत को ठीक कर देंगे। इनका काम नहीं था, ये दावा करना नहीं चाहिए था, लेकिन दावा किया था। आज चौथा साल हो गया इनको, मईशत का सवा सत्यानाश हो गया। सरमायाकारी पाकिस्तान में करने को कोई तैयार नहीं है, लगातार नीचे की तरफ जा रही है। गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आधा पाकिस्तान गरीब कर दिया, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है, लोग चीजें ही नहीं खरीद पा रहे। ये इन्होंने हालात कर दिए हैं। अच्छा, अब ना टाउट्स और कुछ जो दिहाड़ीदार तबका है वो अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी क्योंकि गल्फ ममालिक में पाकिस्तानी काम करते हैं, तो क्योंकि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पे गल्फ ममालिक में मौजूद हैं, लिहाजा हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमें उनके साथ जंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी, वो पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेज देंगे। खाला जी का वाड़ा है, क्या सिर्फ पाकिस्तानी काम करते हैं गल्फ ममालिक में? मैं बताता हूं ये कौन सा झूठ है जो आपसे बोल रहे हैं और कौन सी बात है जो आपसे छुपा रहे हैं, और डेटा के साथ बताऊंगा। पहले ले ले सऊदी अरब को। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कितने हैं जो काम करते हैं? 26,40,000। 26,40,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं। बांग्लादेशी कितने? 35 लाख। पाकिस्तानियों से भी 9 लाख ज्यादा। भारतीय कितने हैं? 26,50,000। पाकिस्तानियों से भी 10,000 ज्यादा। यानी बांग्लादेशी और भारतीय पाकिस्तानियों से ज्यादा सऊदी अरब में काम करते हैं। अब आ जाएं आप यूएई, यानी दुबई, शारजा, अबू धाबी, रासुल खैमा, यही है ना यूएई। यहां पे 15 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। बांग्लादेशी यहां पे भी 10 लाख हैं, बहुत बड़ी तादाद है। और भारतीय यहां पे सबसे ज्यादा हैं, 43,60,000। अब आ जाएं कतर में, तीसरा इंपॉर्टेंट मुल्क यही है ना जहां पाकिस्तानी ज्यादा हैं। तो कतर में 3 लाख पाकिस्तानी हैं, 4,25,000 बांग्लादेशी हैं, वहां पे भी ज्यादा हैं, और 6,91,000 लगभग 7 लाख के करीब इंडियंस हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ही क्यों कहा जाता है कि आके हमारी लड़ाई लड़ो? बांग्लादेश को यह डर क्यों नहीं है कि उनके लोगों को वापस भिजवा दिया जाएगा अगर उन्होंने गल्फ ममालिक के लिए लड़ाई ना लड़ी? तो भारत को क्यों नहीं कहा जाता कि आपके लोगों को निकाल देंगे अगर आपने अपनी फौज लाकर ईरान को ना मारा? तो हमें क्यों कहा जाता है? सवाल है ना। भारत तो देखें तेल भी ले रहा है ईरान से, बांग्लादेश के भी उन्होंने ऑयल टैंकर्स छोड़े हैं, तो फिर उनके खिलाफ क्यों नहीं होता, हमारे खिलाफ क्यों होता है? तो मैं आपको बताता हूं। भारत जो भी काम करता है ना गल्फ ममालिक के साथ नकद में करता है। पाकिस्तानी जो है ना वो भीख मांगते हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो कटोरा लेके पहुंच जाते हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो उधार में तेल लेते हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो अपनी इंटरनल सियासत में उनकी मुदाखलत करवाते हैं। ये उनके जरिए से अमेरिका से राब्ता करते हैं और उनको पाकिस्तान की सियासत के अंदर बार बार दावत देते हैं और वहां से फायदे उठाते हैं, उनके जरिए से डीलें करके पाकिस्तान से बाहर भागते हैं। तो जब आप किसी को दावत देंगे कि वो आपके घर के अंदर आके आपके घर के मामलात को देखे, तो फिर वो भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी उसके मुताबिक चलें। ये हमने खुद दावत दी है अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर। हमारे भाई हैं, ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं, हमारे सर आंखों पे है, लेकिन ये तरीकाकार नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस का। बांग्लादेश को वो कुछ नहीं कह रहे, भारत को वो कुछ नहीं कह रहे, अफगानिस्तान को वो कुछ नहीं कह रहे, बाकी ममालिक को नहीं कह रहे। पाकिस्तान की क्यों मंजी ठुक जाती है कि जनाब आप आएंगे नहीं तो आपके बंदे निकाल देंगे? पाकिस्तानी सारे नहीं निकाल देंगे। पाकिस्तानी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं दुनिया में, जहां पे भी हैं काम करते हैं। अब मैं ये बातें कर रहा हूं ना, मेरे ऊपर एक और गद्दारी का पर्चा दे देंगे ये। हालांकि मैं आपको एक चीज सुनाता हूं। यहाँ पे अमरीकी सहाफी हैं जैक्सन, इन्होंने क्या लिखा, और अमेरिका के अंदर रहते हैं, इन्होंने लिखा कि विक्ट्री फॉर ईरान इज अ विक्ट्री फॉर ह्यूमैनिटी, कि ईरान की जीत इंसानियत की जीत है। ये शख्स अमरीकी सहाफी अमेरिका में रहता है और इसकी फैमिली भी अमेरिका में रहती है। ना इसका कोई घर जलाएगा, ना इसके ऊपर कोई मुकदमा डालेगा, ना इसको जबरी तौर पे अमेरिकी फौज लापता करेगी, ना पेंटागन की आईएसआई जो है या उनकी जो सीआईए है वो इसको लापता करके टॉर्चर का निशाना बनाएगी, ना इससे इगवा बराए बयान करवाया जाएगा, ना इसके माँ बाप को हिरासा किया जाएगा,
ना इसके बच्चों का स्कूल जाते हुए पीछा किया जाएगा, ना इसकी बीवी को पिस्तौल दिखाए जाएंगे किसी बेशरम के हाथ के अंदर पकड़े हुए। तो ये सारे काम नहीं किए जाएंगे इसके साथ। ना इसकी छत के ऊपर ड्रोन उड़ाएंगे, ना इसके घरों को तबाह करेंगे, ना इसके घर के मीटर काटे जाएंगे, ना इसके खानदान के कारोबार बंद किए, कुछ भी नहीं होगा। आप देखें वो अमेरिका में रहता है, उसको कितनी आजादी है, उसने बात की है, सुपर पावर है, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। अब पाकिस्तानी फौज तो अमरीकी फौज के सामने कुछ नहीं है ना। अस्करी किबला हमारी फौज का पेंटागन है, उसको हमने कभी ना नहीं किया, वो इतने ताकतवर है। वो एक सहाफी को कुछ नहीं कह पा रहे और हम यहाँ पे जरा सा कोई बोले उसको निशाने इबरत बना देते हैं। कोई भी हो, ईमान मजारी जैसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, पकड़ के उसको भी जेल में डाल दिया। एक खातून है, प्रेग्नेंट है, कितनी जुल्म की बात है। वो सिर्फ बेसहारा का सहारा बनती है और क्या करती है, और तो उसने कुछ नहीं कहा था। नाज़रीन, ईरान ने कुछ चीजें बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते तो डेमूना का जो इनका एटमी प्लांट है या जो तनसीबात हैं इसराइल की, उन्हें हम मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकते हैं। ये बात उन्होंने की। जो जौहरी प्लांट है वहां पे इसराइल का डेमूना में, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकते थे, लेकिन ये सिर्फ एक वार्निंग वाला मिसाइल था जो मारा गया है कुछ फासले पर। इसमें कोई नुकसान हुआ है इसराइल का, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, बहुत सारे लोग वहां पे जख्मी हुए, मारे गए, अस्पतालों में पहुंच गए, बड़ी तबाही हुई। लेकिन ईरान ने कहा कि अगर हम चाहते तो जौहरी तनसीबात पे भी मार सकते थे, लेकिन अगर हमारी पुरअमन जौहरी तनसीबात पर दोबारा हमला किया गया तो डेमूना को तबाह कर दिया जाएगा। ये वार्निंग एक मरतबा फिर ईरान ने जारी कर दी है। नाज़रीन, आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए इस वक्त बड़े पैमाने पर कोशिशें शुरू हो गई हैं और ये कोशिशें यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों की जानिब से की जा रही हैं। खलीजी ममालिक भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी तेजी से अब कोशिश की जा रही है कि आबनाए हुर्मुज़ को लड़ाई की बजाय बातचीत से खुलवा दिया जाए। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ जो है, उन्होंने ईरानी वज़ीर खारजा से रब्ता भी किया इस बारे में। तुर्की, कतर और जनूबी कोरिया के हम मनसूबों से भी इस पे बातचीत की गई है और सफारती हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो तवानाई के बुनियादी ढांचे, जहां जहां पे तवानाई के सोर्सेज मौजूद हैं ईरान में या खलीजी ममालिक में, उनको बिल्कुल भी टारगेट ना किया जाए। लेकिन इसराइल ने और अमेरिका ने यह पहले किया है। अब इसके ऊपर जो जवाब है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जवाब आया है जनाब ईरान की जानिब से भी। सबसे पहले तो जो सदर का जवाब है वो ये है, वो कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली हुई है सिवाय उनके जो हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जी करेंगे। यानी यहां से आप अपने जहाज ले जा सकते हैं। इन्होंने शर्त रखी हुई है कि आप वो करेंसी में पैसा दें और आप ले जाएं। अमेरिका क्योंकि हम पे हमला आवर है तो हम उसकी करेंसी में नहीं होने देंगे। एक तो इन्होंने ये भी शर्त रखी हुई है। तो कह रहे हैं सबके लिए खुला है, जो लेके जाना चाहता है ले जाते हैं यहां से, लेकिन शराइत के मुताबिक। जो हमारे खिलाफ हैं या हमारी सरजमीन पे हमले कर रहे हैं उनको हम ये सहूलत नहीं देंगे। इसके अलावा जो ईरानी वज़ीर खारजा है, उन्होंने कहा जी आबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश है उसका जिम्मेदार ईरान नहीं है, उसका जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। वो रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उन्होंने वादा खिलाफी की और हमारे साथ लड़ाई की है। अब अगर पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक किए गए, यानी ये अमेरिका ने धमकी दी है ना कि अब वो अटैक कर देंगे। देखें, जो 48 घंटे उन्होंने दिए थे उसमें से लगभग 30 घंटे गुजर गए हैं, कोई 18-16 घंटे बाकी रह गए। अभी जब आप ये सुन रहे होंगे वीलॉग तो और टाइम गुजर गया होगा। तो लगातार वक्त गुजरता चला जा रहा है। तो अगले 12, 14, 18 घंटे में हमें इसकी डेवलपमेंट पता चलेगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या करेगा। 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद तो धमकी तो दी थी कि पावर प्लांट जो है उनको तबाह किया जाएगा। तो ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे बंद करने का इंदिया दे दिया। अब जो चीजें ईरान करेगा इसके बाद वो ईरान ने पहले ही अनाउंस कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमें दीवार के साथ लगाया गया या हमारी जौहरी तनसीबात या बिजली घरों के ऊपर अटैक किए गए तो हम जवाब कैसे देंगे। ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फिकारी ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया है, जो तर्जुमान है ईरान की अफवाज के फोर्सेस के। उन्होंने कहा जी कि हम वो नहीं